हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के अंतर्गत हम लगातार वीडियो लेक्चर बनाकर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल पर हमने विस्तार से बातचीत कर लिया है और रीतिकाल के अंतिम अंश पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें रीतिकाल की सामान्य विशेषताएँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीतिकाल में कवियों की अलग अलग धाराएं रही हैं, अलग अलग लक्षण रहे हैं, अलग अलग उनकी विशेषताएं रही हैं और ख़ास तौर से उन विशेषताओं से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे, तो उस पर हम थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, ताकि परीक्षा में किसी भी एंगल से सवाल आए तो आपको कोई दिक्कत न हो। बात करें तो रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। इस काल में भक्ति, नीति, वैराग्य, वीरता आदि के अनेक अच्छे कवि हुए हैं। पहली ही पंक्ति में रीतिकाल की विशेषताओं के तरफ संकेत कर दिया गया है कि इस कालखंड में केवल श्रृंगार परक रचनाएं नहीं की जा रही थीं, बल्कि इसमें भक्ति, नीति, वैराग्य, वीरता आदि के अच्छे कवि भी हुए। रीतिकालीन कविता का अधिकांश दरबारों में लिखा गया है। रीतिकालीन कविता का अधिकांश भाग दरबारों में लिखा गया। दरबारीपन इसकी प्रमुख विशेषता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट आपको दिख रहा होगा कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है कि दरबारीपन इसमें दिखाई पड़ता है। रीतिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं के जीवन में आदिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं की जितनी लड़ाई भिड़ाई की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि आप आदिकाल पढ़ेंगे और रीतिकाल पढ़ेंगे तो दोनों का जो परिवेश रहा है वो सामंती आधार पर ही रहा है, लेकिन आदिकाल की स्थिति अलग थी, रीतिकाल की स्थिति अलग थी। रीतिकाल में लड़ाई भिड़ाई का उतना वहाँ पर जिक्र नहीं होता है। रीतिकालीन कवियों ने मुगल सम्राटों की अधीनता में भोग विलास के लिए स्वतंत्र थे, अतः उनकी रुचि का ध्यान रखकर काव्य रचना करने वाले कवियों में श्रृंगार परकता अनिवार्य थी। यानी कि रीतिकाल का जो दौर था वो मुगल सम्राटों का दौर था और वो उस समय भोग विलास में लिप्त हुआ करते थे, और उनकी रुचि के अनुसार कवियों को मजबूरन इस तरह की कविताएं लिखनी पड़ी, जिससे कि वो प्रसन्न हो और उनको कुछ इनाम इत्यादि दें। आपने बहुत सारी किंवदंतियों को सुना होगा, खासतौर से बिहारी के संदर्भ में, कि उनके एक एक दोहे पर एक एक असरफियाँ मिला करती थी और इस तरीके से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के लिए वे बाध्य हो गए थे। तो तमाम जितने भी कवि रहे हैं रीतिकालीन, वे किसी न किसी राजा के दरबारी कवि के रूप में रहे हैं, तो उनके कविताओं में श्रृंगार परकता अनिवार्य रूप से दिखाई पड़ती है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरी यहाँ पर खास विशेषता, दरबारीपन के बाद श्रृंगार परक कविताएं दिखाई देती हैं। आगे बात करें तो इसमें उधर भक्ति में धार्मिकता और लोकोन्मुखता का आवेश कम होने पर श्रृंगार बच रहा। कवियों ने राधा कृष्ण का नाम लेकर आश्रयदाताओं की श्रृंगार लीलाओं का वर्णन प्रारंभ कर दिया। तीसरी विशेषता है रीतिबद्धता। इसमें था कि आगे के सुकवि रिझिएं तो कविताई, नाही तो राधा कन्हई को सुमिरन को बहानो है। यह रीतिकालीन या रीतिकाल के कवियों का आदर्श वाक्य था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि आगे के सुकवि रिझिएं तो कविताई, नाही तो राधा कन्हई को सुमिरन को बहानो है। यह रीतिकालीन कवियों का एक आदर्श वाक्य था। आगे चर्चा करें तो श्रृंगार की प्रधानता के कारण कुछ लोग इसे श्रृंगार काल कहना उचित समझते हैं, लेकिन इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति रीति ही थी, क्योंकि भूषण जैसे वीर रस के कवि ने भी रीति ग्रंथ की रचना की है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी का मानना है कि श्रृंगार की प्रधानता के कारण लोग भले इसको श्रृंगार काल कहें, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो इस काल की मुख्य प्रवृत्ति रीति रही है, क्योंकि भूषण जैसे कवि ने भी, जो कि वीर रस के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने भी रीति ग्रंथ लिखा। अब रीति ग्रंथ हो कौन सा लिखा, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, शिवराज भूषण। आगे बात करें तो अतः इस रीति में वीर रस के कवि भूषण आ जाते हैं। श्रृंगार कहने से ऐसे कवि छूटकर अलग जान पड़ते हैं, तो उनको इसमें शामिल करने के लिए इस काल को हमें रीतिकाल कहना ही ज़्यादा उचित प्रतीत होता है, ऐसा विश्वनाथ त्रिपाठी का भी मानना है। इस काल में कहने को यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य जैसे केशवदास का वीर सिंह देव जुचरित भी लिखे गए, किंतु प्रधानता मुक्तक की ही रही है। रीतिकाल की एक खास विशेषता रही है, मुक्तक इसमें रचनाएं की गई ज़्यादातर। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव ये विकल्पों में रहता है। इस काल के प्रबंध काव्य वस्तुतः आदिकाल की परंपरा का निर्वाह मात्र हैं। कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडलिया इस काल की बहुप्रयुक्त छंद रहे हैं। इस काल की भाषा ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा के रूप यद्यपि सभी कवियों के यहाँ व्यवस्थित नहीं मिलता है, किंतु मतिराम और पद्माकर में वो पर्याप्त व्यवस्थित है। तो खासतौर से दो कवियों की तरफ संकेत किया जा रहा है कि मतिराम और पद्माकर ने एकदम से व्यवस्थित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और जहाँ तक छंदों की बात की गई
तो इस काल में कवित, सवैया, दोहा और कुंडलियाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त किए गए हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो इस काल की कविता बहुत सीमित है, प्रधानतः श्रृंगार और उसमें नायिका भेद ही मिलता है, किंतु रीतिपरक सूक्तियाँ भी दिखलाई पड़ती हैं। रहीम, बृंद, गिरधर आदि की नीतिपरक रचनाएं बहुत लोकप्रिय रही हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि रहीम भक्ति काल के थे कि रीतिकाल के थे, लेकिन कुछ कवि ऐसे थे जो कि भक्ति काल के समय में भी थे और उनका समय खींचकर रीतिकाल तक आया था, तो उसके आधार पर उनको संक्रमण काल की स्थिति में रखा जा सकता है। लेकिन जब भी नीतिपरक रचनाओं की बात की जाएगी, सूक्तिपरक रचनाओं की बात की जाएगी, तो इसमें रहीम, बृंद और गिरिधर इन तीनों का नाम सम्मान से लिया जाएगा। इसी प्रकार भक्त की रचनाएं भी यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं, जिसमें कि भक्तिकालीन आवेश से रहित हैं। रीतिकाल में काव्यांग निरूपण काव्य रचना का निमित्त मात्र है, इसमें काव्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ, अतः रीतिकाल के तथाकथित आचार्यों द्वारा हिंदी काव्य शास्त्र की नींव नहीं पड़ी है। आप जानते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने, जैसे आचार्यों ने रस, अलंकार, छंद, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य इत्यादि पर विस्तार से चर्चा किया था। तो एक लंबे गैपिंग के बाद रीतिकालीन कवियों ने भी उसी तरीके से चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन ये कहा जाएगा कि उन्होंने हिंदी काव्यशास्त्र को स्थापित किया तो वो सही नहीं होगा, वो अपना ही काम कर रहे थे। उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था, विकसित गद्य का अभाव वास्तविक काव्यांग निरूपण न हो पाने के कारण है। इस काल में सरस, मनोरम, मुक्तक बहुत संख्या में लिखे गए। इस काल की कविता की प्रधान प्रवृत्ति किसी भी दार्शनिक विचारधारा से मुक्त है, क्योंकि भक्ति काल में आप देखेंगे तो द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद, तो एक तरीके से दार्शनिक विचारधारा से युक्त हैं, लेकिन यहाँ पर रीतिकालीन जितनी कविताएं वो सब मुक्त आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसीलिए कुछ लोग उसे शुद्ध साहित्यिक अथवा शुद्ध काव्य भी कहना उचित समझते हैं। रीतिकालीन कवियों की लोकप्रियता का ही ये प्रमाण है कि जिस प्रकार संस्कृत के सुभाषितों का संकलन होता था, उसी प्रकार रीतिकालीन मुक्तकों के संकलन की भी परंपरा रही है, जिसमें कि कालिदास ने कालिदास हजारा और भारतेंदु ने सुंदरी तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किया है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से एक फैक्चुअल पॉइंट्स है कि सुंदरी तिलक में किन कवियों का संकलन है, तो रीतिकालीन मुक्तकों का इसमें संकलन किया गया है, और कालिदास हजारा दोनों में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखें। रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ यानी कि काव्य रीति को ध्यान में रखकर नायक नायिका भेद आदि का वर्णन तो आगे बहुत दिन तक चलता रहा है और अभी भी वह पूरा समाप्त नहीं हुआ है। कुछ कवि हैं जो कि लगातार लिख रहे हैं। बात यह है कि इस प्रकार के मुक्तकों की रचना और श्रवण का चाव हिंदी भाषी जनजीवन में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका है। इसीलिए आधुनिक युग के प्रवर्तन के बाद भी ब्रजभाषा काव्य परंपरा पूरे जोश के साथ बहुत दिनों तक प्रवाहित होती रही। यदि ब्रजभाषा काव्य धारा सजीव न होती तो खड़ी बोली से उसकी इतनी जोरदार टक्कर न होती, और यही कारण रहा है कि खड़ी बोली के रूप में जानी जाती रही, और ब्रजभाषा जो कि एक क्षेत्र की बोली थी, लेकिन अपने प्रभाव की वजह से उसको ब्रजभाषा, भाषा शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर बोली है। ये दोनों भाषाओं में लगातार टकराहट या टक्कर या प्रतियोगिता कहें तो बनी रही। किंतु इस विषय में एक बात पर ध्यान और रखना चाहिए कि सारा ब्रज भाषा काव्य रीति धारा में बद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए भारतेंदु ब्रज भाषा का प्रयोग रीतिवादी परंपरा में भी करते हैं और आधुनिकता बोध की रचनाओं में भी करते हैं। ब्रज भाषा में रीतिवादी काव्य की उल्लेखनीय परंपरा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर BA तक मिलती है, यानी कि मैंने जैसा कि बताया कि आखिरी कवि के रूप में जगन्नाथ दास रत्नाकर को माना जाता है। तो इस हिसाब से हमने आज की वीडियो लेक्चर में रीतिकालीन विशेषताओं पर चर्चा की और तमाम महत्वपूर्ण विशेषताओं के ऊपर बातचीत किया, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहे। और कई बार ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है कि दरबारीपन है, श्रृंगार परक है, रीति, इसमें नैतिकता है, भक्ति प्रधानता है, वीरता है, ठीक है, मुक्तकों का प्रयोग किया गया है। तमाम विशेष बिंदुओं पर हमने बातचीत किया। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मददगार साबित हुआ होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।